शहजादी। पार्ट सरी इस दबीर उम्मी सो रही थी और बापू दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब रोहित भाई ने मुझे आवाज देकर कहा, कुशोबा मुझे ट्राउजर पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे घमा कर दी। वो रोहित भाई का कांटा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउजर पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरह वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त कस्म की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि कांटा उतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि शाबा ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें मन करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो पन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो साम किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहत का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चोंटियां से रेंग की महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोलें और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वो टूट गया। रोहत भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाइया को देखा तो वो बोले, मेरी गड़िया मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने कहा कि भाइया आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया का करो। मुझे आवाज़ें लेने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। रोहत भाइया मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता और बोला कि हाँ, बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई, क्या मतलब आप कैसे इसकी बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी तंदे भी रखा और आहिस्ता से मेरा रूह अपनी तरफ करके बोले कि शाबा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौहर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शाबा तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उसका सिरी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे बैठ गए। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी को कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। भाई ने काफ़ी बड़ी पे जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पे मुस्करा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफ़ी बड़ी क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है। वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बात को तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो न कैसे पता चलता है।
भाई ने मुझे अपने बाजों के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गफत लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं रोहत भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गए और कहा कि भाई बल्ले में बड़ी होगी हूं, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दलहन भी तो आएगी ना, आप उसमें इतना मगन हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। रोहत भाई बारी और जज्बाती आवाज में बोले कि शोभा तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती। जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है, भगवान जानता है कि मेरी दलहन कभी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुनकर रोहत भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले कि शोभा मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो कौन सी बात। रोहत कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा नहीं भाई, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा धर्म इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं न। भाई के इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फर्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। उस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गड़िया मेरा गफट कैसा लगा। मैंने कहा भाई आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ फट है या ढेला है। मैंने कहा भाई अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, 2 दिन के बाद राखी का त्योहार आएगा तो उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो उसी दिन के लिए लाकर दिया था न। वो बोले हाँ, लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल लिखने वाला भाई भगवान हर किसी को दे। भाई ने कहा, शाबा तुमको पता है कि राखी वाले दिन नेहा खाला भी आ रही हैं, पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं नेहा खाला के आने का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्त दी थी, क्योंकि वो हमारे पर अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और रोहत से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा भाई कराची से वो किसके साथ आएंगी, तो रोहित भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर अकेली आएगी और मैं स्टेशन से उनको घर ले आऊंगा। इस वक्त कराची से शिकारपुर तक एक ही ट्रेन चलती थी, शायद उसका नाम शिखर एक्सप्रेस था। खाला ने उसी ट्रेन में आना था। फिर रोहित भाई किसी काम से बाहर निकल गए। रात को वापस आए तो मुझे कहने लगे कि शाबा मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे रो प्लस। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, आप जाकर फरेश हो जाओ, मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया। खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे उसी रिसाले को देख रहे थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थी। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को क्रीम रोल चटवा रहा था। भाई खाना ले लो, मैंने रोहत भाई को मतोजा करके कहा, तो वो मेरी आवाज पर ऐसे चौंके जैसे उनको मेरे ये आने का मालूम ही न हो। फिर उन्होंने रिसाला एक तरफ रखा और मुझे कहने लगे कि शाबा बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते भूले कि ये रिसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था। मैंने भी उसे गौहर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया, अभी देख रहा था। उसमें तो काफी सारी मालूमात हैं। मैं भाई की बात सुनने के काफी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे। न सिर्फ वो रिसाला देखते थे, बल्कि इसमें मेरी तस्वीर भी रखी रही थी। मैंने कहा भाई इच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो बोलेगी उसे अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले राम से देखना, उसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रसाला देखने के बाद काफी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो उसे उठाकर कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने लगी। इस नामिल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नालिक पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए
बेल लेकिन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया। वो वीडियो डिलीट कर देना और हमें परेशान मत करना। अब मैं क्या बोलता अपनी अम्मी को, मैं तो लंबी प्लानिंग बना के बैठा हूँ। मैंने कहा मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर मेरी अम्मी कहने लगीं, क्या शर्त है बताओ। मुझे वो 2 शर्तें तुम्हारी मान तो रही है ना। 1 लाख रुपए दे दिए हैं और दूसरी भी आज रात पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अम्मी, मैं आपके साथ एक दफ़ा वो करना चाहता हूँ कि। मेरी अम्मी कहने लगीं, क्या करना चाहते हो, खोल कर बताओ। मैंने कहा अम्मी, वो ही जो निकल कर रहा था। फिर मेरी अम्मी कह रही है, फराज तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा अम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उसके साथ भी तो किया है ना। फिर मेरी अम्मी कह रही थी, उसकी बात अलग है, वो गैर इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा अम्मी, मुझे भी अब गैर इंसान समझ लें, लेकिन मुझे ये काम करना है। फिर मेरी अम्मी कहने लगीं, अगर यही बात है तो फिर वो वीडियो तुम जिसको दिखाना चाहते हो दिखा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो वीडियो थी वो इतनी वाज़े नहीं थी। उस वीडियो में तो कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे मैं उनको डरा पाता। फिर मैं चुप हो गया। फिर मेरी अम्मी वहाँ से चली गई। फिर इतने में फ़ोन पर बात होने लगी। मैंने देखा तो मेरी भाभी का फ़ोन था। मेरी भाभी कहने लगी, फराज तुमने तो चक्कर नहीं लगाया। मैंने कहा भाभी, वो भाई अब की तरफ था ना, उसमें क्या करने आता। फिर मेरी भाभी कहने लगी, आज रात भाई तुम्हारे घर आ रहा है तो मैं आज फिर अकेली हूँ, तुम आज ही आ जाना। ये सुनकर मैं और भी परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो उनको भी भूल गया था कि आज रात वो मेरा काम करवाए, और इधर से भाभी बुला रही थी। तो फिर मैंने कहा, भाभी आज रात को मैं अब्बू के साथ उसकी दुकान पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सामान आ रहा है तो शेल्फ कराना है। तो मेरी भाभी कहने लगी, वो तो कल रात नहीं करता था तुम्हारा भाई, तो कह रहा था कि कल हम इस्लामाबाद हैं तुम्हारे अब्बू की दुकान का। मैंने कहा, भाई कुछ कल आया था और कुछ आ जाएगा, अगर वो सामान नहीं आया तो मैं घर आ जाऊँगा, अब्बू से पूछकर आपको बताता हूँ। फिर वो भी कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, तुमने जिस तरह मुझे सुकून पहुँचाया था, मुझे तो तुमने जन्नत की वादियों में सैर करवाई थी। तुम्हारे भाई ने 2 दफ़ा मुझे छुआ है, लेकिन उसके साथ मुझे वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मिला था। मैं तो कहती हूँ फराज तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देते, हम दोनों उम्र भर शादी कर लेते। मैंने कहा, भाभी अब क्या कह रही हैं। फिर मेरी भाभी ने बात बदलते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे भाभी बिल्कुल सीरियस बात कर रही थी। मैंने कहा, भाभी कोई इस तरह का भी मजाक करता है, क्या करूँ हन्नी फराज, अब छोड़ भी दो, मजाक नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मेरी भाभी मुझसे पूछने लगी, और आलिया के साथ तुम्हारी 2 सलाम हो गई है क्या। ये सुनकर मैं तो घबरा गया। मैंने समझा कि शायद आलिया में मेरी भाभी को बता तो नहीं दिया हमारे रिश्ते के बारे में। फिर मैंने कहा, क्यों भाभी क्या हुआ। तो मेरी भाभी कहने लगी, आलिया आज काम पर आई थी तो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मैंने कहा, क्या बोल रही थी। फिर भाभी कहने लगी, आलिया बोल रही थी कि फराज साहब आपके देवर बहुत खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं, समझदार और ज़हीन इंसान हैं, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा होगा, इतनी बातें भी हुई होंगी। मैंने कहा, भाई नहीं, असल में बात वो नहीं है, बात यह है कि वो काम वाली है, उसने पहली दफ़ा पढ़ा लिखा बंदा देखा है। अब वो ऐसे माहौल में रहती है, उसके आसपास जो मर्द होते हैं तो साफ़ सुथरे नहीं होते, देहाती टाइप होते हैं। उस दिन जब मैं बाहर सो रहा था तो आई थी, बस थोड़ी सी देर वहाँ पर बातचीत हुई थी, तो शायद इसीलिए तारीफ़ें कर रही थी, और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम वाली है और आप एक मलकाज़ादी हो, उसका और आपका जोड़ कहाँ बनता है। मैं अपनी भाभी की तारीफ़ें कर रहा था। फिर मेरी भाभी कहने लगी, मैं उसके साथ खुद का मवाजना तो नहीं कर रही, तुम मुझ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हो। मैंने कहा, नहीं नहीं भाभी, मैंने समझा कि शायद आप ऐसा सोचेंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा, बब्बू से बात करके आपको बताता हूँ। फिर मैंने उस दिन उस दुकान वाले को फ़ोन किया, बात हुई, वो लड़की मान गई है, लेकिन यहाँ एक और मसला हो गया है, उसके घर मेहमान आए हुए हैं। अब्बू पता नहीं आज चाहते हैं, आए नहीं, अगर वो चले गए तो वो बुला लेगी, नहीं तो कल बुलाएगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, हाँ करवाना कर, बात तय की कर, ये क्या बता रहे हो कि वो भी हो सकता है और नहीं भी। तो वो कहने लगा, जैसे आगे से मैंने सुना है वैसे मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने कहा, पता नहीं कहाँ से काम होता भी आया नहीं, और यहाँ भी शिकार आया हुआ था, वो भी हाथ से निकलना चाहे। फिर मैंने कहा, वो बताएं आज होता है आए नहीं, अगर उसके मेहमान चले गए तो बुला लेगी, नहीं तो कल का रख लो।
फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भाभी को कॉल किया। मैंने फिर उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि अभी अभी मेरी अब्बू से बात हुई थी, वो कह रहा था कि रात को 9 बजे पता लगेगा कि सामान कहाँ है, आज तो लाजिम मिलेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारा सामान नहीं आ रहा आज? तो वो कहने लगा कल रात आ गया और वो शेल्फ भी करवा दिया था। फिर मैंने बात बदलते हुए भाभी को कहा, मैंने कहा भाई शायद फिर अब्बू मुझे झूठ इसीलिए बोल रहा है कि कहीं मैं आपकी तरफ आ जाऊं। फिर मेरी भाभी कहने लगी हाँ ये ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैंने भी उसको मना कर दिया है। मैंने तुम्हारे अब्बू को कहा है कि मेरा भाई आज घर पर है तो आज मुश्किल है। क्या भाभी आप उसे साफ साफ इनकार क्यों नहीं करती थी? आपने क्यों सहारों में रखा हुआ है? तो मेरी भाभी कहने लगी फराज मैं उससे एक तमन्ना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा उसके साथ वो काम कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जान छूटेगी ना। अगर एक दिन मैं उसको मना कर दूंगी तो वो कोई शक ना कर ले। और वैसे भी उसको थोड़ा सा शक हो गया है, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। फिर मैंने कहा मेरे बारे में शक पड़ गया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नहीं रहता उसे, और वैसे भी मेरा अब्बू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी भाभी कहने लगी चलो अगर मैं तुम्हारे अब्बू के साथ वो काम कर रही हूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा काम तो चल रहा है ना। मैंने कहा नहीं भाभी, इस तरह अच्छा नहीं लगता, अब समझिए इस बात को। फिर मेरी भाभी मुस्कुराकर कहने लगी अभी तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बनाना चाहो, अपने भाई को रास्ते से हटा दो। मैं ना अभी ज़रा सी बात पर आ गई, अभी तो अब कह रही थी कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो मेरी भाभी कहने लगी कि तुम्हें मजाक कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम हाँ करोगे तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। मैंने कहा भाभी इस तरह अपना सजाइए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको छोड़ना है तो छोड़ सकती हैं, इसको रास्ते से हटाने की क्या ज़रूरत है। मेरी भाभी कहने लगी वैसे वो मुझे छोड़ेगा भी नहीं, वो भी मेरे ऊपर फ़िदा हो गया है। वो कहता है तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा? कि मैंने कहा भाभी चलो बात की बात है, बाद में देखेंगे, अभी तो इस बात को बंद करो। फिर मेरी भाभी कह रही हाँ बताओ ना, जा रहे हो आए नहीं? मैंने कहा अब मुझसे बात हुई थी, वो तो 9 बजे का कह रहा था। क्या आपको पता है अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो पीछे से फ़ोन ना कर दे? फिर मेरी भाभी कहने लगी अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि तुम उनसे नहीं डरते। तो मैंने कहा भाभी डरता नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं उनके घर में रहता हूँ और ख़र्चा भी उन्हीं से लेता हूँ, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ। और जिस दिन मेरी कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छा कमाना शुरू हो जाऊँगा, तब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मुझे मेरी भाभी कहने लगी चलो ये भी मसला तुम्हारा हल करवाती हूँ, मैं अपने भाई से बोल दूँगी उनके ऑफ़िस में तुम्हारी जो बातें हैं, जो मैंने कभी अब कहा भाई अभी घर नहीं आया, वो ऑफ़िस के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हुआ है, तो 5 दिन अभी मज़ीद वहाँ पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाभी, अब बात करें, अपने भाई से अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो फिर मैं अब्बू से नहीं करूँगा। फिर अच्छा ठीक है, उसे आने दो, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा भाभी फिर मैं आपको 9 बजे बताता हूँ। कहा हाँ ठीक है। फिर इतने में मैं बाहर आया तो मेरी अम्मी किचन में खाना बना रही थी। मुझसे कहने लगी बताओ इस इनकार से फ़ोन पर बात हुई थी? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था उनको, लेकिन वो कह रहा था कि आज पता नहीं है या नहीं, आई नहीं, कन्फर्म नहीं है। फिर वो कह रहा हूँ मुझे किसी ने बताया है इस लड़की के मेहमान आए हुए हैं। अब ये सुनकर मैं हैरान हो गया। इधर से मेरी अम्मी ये कहती थी कि मैं परेशान होंगी, लेकिन बार बार उससे फ़ोन पर बातें भी कर रही थी। लेकिन मैं भी यही चाहता था कि उनके साथ ताल्लुकात कायम रखूं और मैं कोई बड़ा सबूत हाथ कर लूं। दोस्तों, इस कहानी की आखिरी किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं। इतने में मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा तो वही दुकान वाला था। मैंने कहा हाँ बोलो। वो बोला सर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। लड़की के मेहमान तो चले गए हैं, लेकिन वो कह रही है कि आज वो खुद तैयार नहीं, थोड़ा बुखार है उसे। मैं गुस्से से बोला ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो सब तैयारी कर रखी थी। उसने माजरत की और कहा कल शाम तक बात पक्की कर देता हूँ। फ़ोन रखते ही मेरा जहन भाभी की तरफ गया। मैंने सोचा कि 9 बजे से पहले ही उन्हें कॉल करके चेक कर लूँ। मैंने कॉल की तो उन्होंने फ़ौरन ही रिसीव कर ली। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने कहा फराज कहाँ हो? मैंने कहा घर पर हूँ, आप? वो बोली मैं भी घर पर हूँ, लेकिन तन्हा नहीं, तुम्हारे भाई का एक दोस्त यहाँ आया हुआ है, बहाने से बात कर रही हूँ। मैंने पूछा क्या मसला है? वो चुपके से बोली मसला ये है कि तुम्हारे भाई को शक हो गया है। उसने आज मुझसे पूछा था कि तुम अकेले मेरे पास क्यों आते रहते हो। मैंने कहा तुम मुताला के लिए आते हो, लाइब्रेरी में किताबें कम हैं, लेकिन वो माना नहीं। मैंने कहा तो फिर आज का प्रोग्राम मनसूख, मैं नहीं आऊँगा।
वो बोली, नहीं आओगे, लेकिन बहुत होशियारी से। मैंने एक प्लान बनाया है। तुम रात को 10 बजे आना, मैं उस दोस्त को 9:30 पर बाहर भेज दूंगी कि कोई चीज़ ले आओ। तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाना। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी ये ठीक नहीं, पकड़े गए तो दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने इसरार किया, डरने वाली कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस आ जाओ। मैंने हाँ में सर हिलाया और फ़ोन रख दिया। फिर शाम हुई, अम्मी ने खाना दिया। मैंने बहाना किया कि सर में दर्द है और कमरे में आकर लेट गया। मेरा दिमाग उसी प्लान में घूम रहा था। इतने में एक और कॉल आई। ये आलिया थी। उसकी आवाज़ में रूठापन था। वो बोली, फराज भाई क्या आप मेरे साथ नाराज़ हैं? मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो बोली, फिर आप आज ऑफिस में मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने आपके लिए लंच भी पैक करवाया था। मैंने माज़रत की और काम का बहाना बनाया। वो खामोश हो गई, फिर अचानक बोली, क्या आपकी शादी हो गई है? मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, नहीं, ये सवाल क्यों? वो बोली, क्योंकि कोई बात नहीं, और फ़ोन कट गया। मैं परेशान हुआ, क्या आलिया को कुछ पता चल गया है या फिर वो महज अपने जज्बात का इजहार कर रही थी? मैं सोच ही रहा था कि वक्त गुजरता गया। रात के 8:45 हो गए। मैंने हल्की सी जैकेट पहनी और चुपके से घर से निकल गया। भाभी के घर के पीछे वाला दरवाज़ा बंद था। मैंने उन्हें मैसेज किया। उन्होंने जवाब दिया, आ गई, 2 मिनट में खोलती हूँ। बिल्कुल 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा था। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो काँप रही थीं। उन्होंने कहा, चलो जल्दी से ऊपर। हम सीढ़ियाँ चढ़कर एक कमरे में पहुंचे। ये उनका ज़ाती बेडरूम था। हल्की सी लाइट चल रही थी। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो मुझसे लिपट गईं। वो बोली, मैं बहुत डर गई थी, लगता था तुम नहीं आओगे। मैंने कहा, मैं आ गया ना, लेकिन ये खतरनाक खेल है। वो बोली, डर के आगे जीत है फराज। फिर अचानक नीचे से घंटी बजी। हम दोनों अकड़ कर रह गए। भाभी ने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये मेरी माँ, उनकी सास की आवाज़ थी। बस इतने में नीचे से आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये मेरी अम्मी की आवाज़ थी। हम दोनों की सांस उखड़ गई। भाभी ने मेरे कान में कहा, कहीं छुप जाओ। मैंने जल्दी से अलमारी के पीछे वाले खाली जगह में जाकर खुद को छुपा लिया। भाभी ने अपने बाल संवारे, घबराहट छुपाई और नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। अम्मी अंदर आईं। वो बोली, कहाँ थी बेटा, इतनी देर लगाई? भाभी ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी मैं ऊपर ही तो थी, कपड़े बदल रही थी, आप यहाँ इस वक्त? अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बा यानी मेरे वालिद ने तुम्हारे लिए कुछ मिठाई भिजवाई है, कहा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना। ये सुनकर मेरा दिल थक से रह गया। बाप का नाम सुनते ही भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अम्मी ये। अम्मी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बेटा तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ हो हमें बताना। अम्मी ने थोड़ी देर बातचीत की और फिर चली गईं। दरवाज़ा बंद होते ही भाभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आईं और दीवार के सहारे बैठ गईं। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। मैं अलमारी के पीछे से निकला और उनके पास बैठ गया। मैंने कहा, भाभी ये सब ख़त्म करो, ये रास्ता गलत है। वो बोली, फराज अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ वो काम कर लिया है। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सहारा दे सकते हो। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मैं आपका सहारा रहूँगा, लेकिन इस तरह नहीं। आप मेरे भाई को छोड़ दो, मैं आपके लिए एक अलग घर का इंतज़ाम करता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हैं। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे अब्बा से भी तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दो और वो वीडियो जिसका तुमने जिक्र किया था वो मुझे दे दो। भाभी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उठकर अपने अलमारी के खुफिया खाने से एक पेन ड्राइव निकाली। उन्होंने वो पेन ड्राइव मेरे हाथ में रखते हुए कहा, ये लो, यही वो वीडियो है, मैंने इसे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखा था। मैंने पेन ड्राइव जेब में रख ली और कहा, अब मैं जा रहा हूँ, आप मेरे भाई से कहना कि आप अपने मैके चली जा रही हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं वहाँ से निकल आया। रास्ते में मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये आलिया की तरफ से था। फराज भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कल शाम हमारे ऑफिस के सामने वाली कॉफ़ी शॉप में, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मिलते हैं। अगली सुबह मैंने अपने अब्बा से बात की। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, भाभी के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में और मेरी भाभी की परेशानियों के बारे में। मैंने कहा कि वो उन्हें छोड़ दें, वरना ये पेन ड्राइव मीडिया तक पहुंच जाएगी। अब्बा पहले तो गुस्सा हुए, फिर डर गए। आखिरकार उन्होंने हामी भर ली कि वो भाभी को हरगिज़ नहीं छेड़ेंगे। शाम को मैं आलिया से मिला। वो बहुत संजीदा लग रही थी।
उसने कहा, फराज भाई, मैं जानती हूँ आप और आपकी भाभी के दरमियान कुछ चल रहा है। मैंने एहतजाज किया, लेकिन उसने अपना फ़ोन निकालकर एक ऑडियो क्लिप चलाई। उसमें मेरी और भाभी की आवाज़ थी, जिसमें हम रात वाले प्लान की बात कर रहे थे। ये उसने अपने कमरे की दीवार से सुन लिया था, जो भाभी के घर से मिलती थी। आलिया बोली, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे वादा करें कि आप ये सिलसिला ख़त्म करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप इस काबिल नहीं हैं। मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने वादा किया। 1 हफ्ते बाद मेरी भाभी ने मेरे भाई से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपने मैके चली गईं। मेरे अब्बा ने उन्हें एक खतीर रकम भेजी ताकि वो चुप रहें। मैंने एक नई कंपनी में नौकरी शुरू कर दी और आलिया के साथ मेरे ताल्लुकात दोस्ती की हद तक रहे। एक दिन मैंने वो पेन ड्राइव और आलिया की ऑडियो वाला फ़ाइल एक झील में फेंक दिया। पानी में डूबते ही वो तमाम राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। आखिर में ये सीखा कि हर राज का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। सच्चाई चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, झूठ के जाल से हमेशा बेहतर होती है। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी पढ़ी है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही ड्रामाई और सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।